ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया है। क्या बटुकों के बहाने अखिलेश यादव के जाति कार्ड को काटने की कोशिश है? इसका विश्लेषण आज करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी राज्य असम के दौरे पर हैं। प्रियंका ने कामाख्या मंदिर में दर्शन कर दौरे की शुरुआत की। यहां उन्हें पीएम बनने का कैसा आशीर्वाद मिला, ये भी हम आपको दिखाएंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इन दिनों जयकारों से ज्यादा विरोध के नारे सुनाई दे रहे हैं। यहां कैसे दर्शन पूजन को लेकर हाई पावर्ड कमेटी और गोस्वामी समाज में ठन गई है, ये खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट सत्ता का धर्म पथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात यूपी में शुरू हुई तिलक जलेबी पॉलिटिक्स की। तिलक और जलेबी के जरिए बीजेपी ने अपने वोटरों को 27 का नया चुनावी संदेश देने की कोशिश की है। वैसे तिलक तो राजनीति में हमेशा से एक प्रतीक रहा है, लेकिन अब जलेबी के जरिए भी 27 में सत्ता का स्वाद लेने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश का ट्रेलर इन तस्वीरों में दिखा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बटुक प्रेम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक दिन पहले उन्होंने बटुकों की शिखा खींचने को महापाप बताया। इसके बाद आज 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाया। मंत्रोच्चार के बीच बटुकों का मान सम्मान और सत्कार किया। ब्रजेश पाठक ने पत्नी के साथ बटुकों को तिलक लगाया। पुष्प वर्षा हुई और जलेबी वाला जलपान कराया गया। बदले में बटुकों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद दिया। अब यहाँ कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बटुक प्रेम सिर्फ आस्था भक्ति का मामला है? क्या ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान कर 27 के रण का कोई सियासी संदेश देना चाहते हैं? क्या ब्रजेश पाठक का बटुक प्रेम शंकराचार्य विवाद का डैमेज कंट्रोल है? यही नहीं, क्या बटुक सम्मान के जरिए बीजेपी अपने हिंदुत्व दाव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ये सारी कवायद अखिलेश यादव के जाति दाव पीडीए को फेल करने के लिए की जा रही है? क्योंकि एक दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति धर्म को लेकर बड़े संकेत दिए, जाति नाम की व्यवस्था से बचने की बात कही। तो क्या बीजेपी को शंकराचार्य विवाद से हिंदू वोटों के जाति में बंटने का डर सता रहा है? और इसी डर की काट के लिए बटुकों को प्रतीक बनाकर हिंदुत्व दाव में नया दम भरने की कोशिश की जा रही है। ब्रजेश पाठक जी को हमने यही आशीर्वाद दिया है, जो ये कार्य कर रहे हैं, जो धर्म का कार्य, सत्कर्म का कार्य है, ये हमेशा करते रहें। आशीर्वाद तो हम लोग सबको देते हैं कि भगवान उनको सुख शांति समृद्धि से ईश्वर अपनी कृपा में उन्हें हमेशा रखे और दिनों दिन उन्नति प्रगति होती रहे, यही उनके लिए आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना भी है। कम से कम जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके खड़े तो हो रहे हैं कि हाँ ये सही नहीं हुआ, इतना तो कम से कम हिम्मत दिखा रहे हैं वो। ये जो हठधर्मी है ये कहाँ है इस बारे में सजग हो रहा है। शंकराचार्य ने एक बार फिर जिस तरफ इशारा किया है, असल सवाल वही है। क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बटुक प्रेम शंकराचार्य विवाद का डैमेज कंट्रोल है? राजनीति के जानकारों की माने तो शंकराचार्य विवाद से बीजेपी को हिंदू वोटों की जाति में बढ़ जाने का डर सता रहा है। बीजेपी के एक धड़े को लग रहा है कि शंकराचार्य विवाद ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि को कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का काम किया है। इसका असर 2027 में पार्टी की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी पार्टी के ब्राह्मण पेश ब्रजेश पाठक को आगे कर रही है। ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान सत्कार कर रहे हैं, उन्हें तिलक लगाकर जलेबी बांट रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं और शिखा खींचने को महापाप बता रहे हैं। जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। बटुकों के सम्मान को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी की सियासत से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी नेता ऐसा कर रहे हैं। ये सब जान रहे हैं कि गलती हो गई है। अब लोग जनता में जा रहे हैं और जनता उनको नहीं खड़ा होने दे रही है। अब सवाल पूछ रही है कि क्या किया, क्या कर रहे हो, तो बेचारे जवाब देने लायक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त में 2 बार बीजेपी के भीतर 2 बातों पर तूफान उठा है।
इसमें शंकराचार्य विवाद है और दूसरा ब्राह्मण साबोज के बाद ब्राह्मण वर्सेस छत्री की अंदरूनी गुटबाजी। इन दोनों विवादों ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने जाति दांव को बल दे रहा है। वो शंकराचार्य विवाद और सहबोज के बहाने बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर डोरे डाल रहे हैं। दूसरी तरफ एसआईआर और फॉर्म 7 को पीडीए विरोधी बताकर अपनी जाति कार्ड को मजबूत कर रहा है। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री ब्रजेश पाठक जी बटकों का सम्मान करते हैं तो इसमें बुरा क्या है, क्योंकि जिस पार्टी ने हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का अपमान किया हो तो उन्हें सम्मान कहाँ समझ में आने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जाति आधारित पीडीए प्रयोग से बीजेपी को पटकनी मिल चुकी है। शंकराचार्य विवाद के बाद बीजेपी को फिर से इसी की आशंका नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी बटकों के बहाने अपनी हिंदुत्व वाली चुनावी रणनीति को रीसेट करने में जुट गई है। अब सवाल यह है कि इस बटुक सम्मान के बहाने बीजेपी ने 27 पर फोकस करते हुए क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की है। तो ये समझ लीजिए कि पहला संदेश ये है कि हिंदू आस्था के प्रतीकों और व्यक्तियों में बीजेपी की गहरी आस्था है, यही उसकी चुनावी रणनीति का आधार भी है। दूसरा ये कि बटुक और शंकराचार्य के प्रति बीजेपी सम्मान रखती है। 18 जनवरी की घटना महज एक अनहोनी है। तीसरा ये कि बीजेपी के लिए जाति से बढ़कर धर्म है। चौथा, धर्म के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और पांचवा, ब्राह्मण पेश ब्रजेश पाठक को केंद्र में लाकर ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है। राजनीति के जानकार ब्रजेश पाठक के इस बटुक एपिसोड को किस तरह से देख रहे हैं वो भी सुनिए। जिस तरह से 2 दिन से ब्रजेश पाठक एक्टिव हुए हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह से आज बटुकों को उन्होंने उनका सम्मान किया, ये बताता है कि जो ब्राह्मण वोट है उस पर बीजेपी ने कंसंट्रेट किया है कि ये वोटर है जो हम तो छिटके नहीं। दूसरी तरफ एक पॉलिटिक्स जो अगड़ों के बीच में है, जो क्षत्रियों को लेकर के और ब्राह्मणों को लेकर है, दोनों को ही अपने पक्ष में रखने की बीजेपी ये कवायद कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर, कुंभ मेला और माघ मेला के जरिए लगातार जनता को हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं। 2027 की चुनावी रणनीति इसी हिंदुत्व की बिसात पर बिछा रहे हैं। बीते कुछ चुनाव में हिंदुत्व के सहारे ही सत्ता तक पहुंच रहे हैं। अब उन्हें अखिलेश यादव के जाति कार्ड या पीडीए से डर क्यों लग रहा है? इस पर हमने भारत की बात का डेटा टैबलेट आप सभी के लिए तैयार किया है। इसमें 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जातियों के वोट का प्रतिशत है। किस जाति ने किसे कितना वोट किया, इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे 2024 में वोटर धर्म से हट गया और जातियों में बंट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी गठबंधन को जाटव वर्ग का 9% वोट मिला। बीजेपी के खाते में 21% वोट गया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटव वर्ग का 25% वोट इंडिया गठबंधन को मिला, जबकि एनडीए के खाते में 24% वोट गया। 2022 में दूसरी दलित जातियों का 23% वोट एसपी गठबंधन को मिला, जबकि 41% बीजेपी गठबंधन के पास गया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इन वर्ग का 56% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गया, वहीं 29% वोट एनडीए को मिला। इसी तरह 2022 में कुर्मी जाति का 25% वोट एसपी गठबंधन के पास गया। बीजेपी को कुर्मी जाति का 66% वोट मिला। वहीं 2024 के चुनाव में कुर्मी कोयरी वर्ग का 34% वोट इंडिया गठबंधन के पास गया और एनडीए गठबंधन को 61% वोट मिला। यानी 2 साल के भीतर पिछड़ों और दलितों का बड़ा वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुआ। इसके पीछे अखिलेश यादव का जाति वाला पीडीए फॉर्मूला रहा, यानी वोटर धर्म की राह पर न जाकर जाति की पिच पर चले गए। इस बार अखिलेश यादव पीडीए को हिंदुत्व का टच दे रहा है। इससे बीजेपी की चुनौती और बढ़ रही है और इसी वजह से वो बटुकों के सहारे शंकराचार्य विवाद से डैमेज हुई हिंदुत्व की पिच को नई मजबूती देने का काम कर रही है। अब इस पर राजनीति की भी शुरुआत हो गई है। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरी घटना का विवरण दिया था और कालनेमी शब्द का प्रयोग करके कहा था। उस वक्त
डिप्टी सीएम साहब या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज मुखर हो रहे हैं वो शांत क्यों? किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। ये असली प्रायश्चित नहीं है। अगर पाप का प्रायश्चित करना है तो दोष करने वाले दोषी को सही सजा मिले, और दोषी हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री या तो इस्तीफा दें। और संत है और संत को ब्राह्मण माना जाता है, योगी जी ब्राह्मण ही है, तो संत की सरकार में बटुकों का सम्मान होगा। सपा सरकार में जो संत थे, बटुक थे, उनको गोलियों से छलनी करके सरयू नदी में डाल दिया गया था। सवाल तो ये है कि जिसके साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया उसको से माफ़ी मांगनी चाहिए न। अब भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर रही है। ब्रजेश पाठक जी, इतना देर हो गया है अब वो मामला उनके हाथ से जा चुका है। अब बात हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की, जिसके केंद्र में है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जो इस वक्त असम के दौरे पर है, जहां 1.5 से 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रियंका गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत नीलांचल पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद गौरव गोगोई भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद जब प्रियंका गांधी बाहर निकली, मंदिर के एक पुजारी ने पहले प्रियंका गांधी को रोका, फिर उनके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद प्रियंका गांधी को ऐसा आशीर्वाद दिया जिसे सुन खुद प्रियंका गांधी भी चौंक गई। मंदिर के पुजारी ने प्रियंका गांधी को क्या आशीर्वाद दिया, पहले आपको वो दिखाते हैं। इसके बाद प्रियंका के असम दौरे के सियासी मायने क्या हैं, इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। गले में माता की चुनरी और माला, माथे पर टीका। प्रियंका गांधी जब मां कामाख्या के मंदिर पहुंची तो पूरे भक्ति भाव में रंगी नजर आई। प्रियंका गांधी जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं, कामाख्या मंदिर में दर्शन कर चुकी हैं। और प्रियंका गांधी का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि एक तरह से कांग्रेस यहाँ से मंथन करेगी कि कैसे मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। मां कामाख्या की प्रियंका गांधी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मां कामाख्या से क्या मांगा, उन्होंने खुद बताया। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई। मां कामाख्या मंदिर में प्रियंका गांधी की पूजा अर्चना के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। हुआ ये, जब प्रियंका गांधी मंदिर में पूजा करके निकली और सीढ़ियां उतरने लगी, तभी कुछ लोगों ने उनसे फोटो खिंचवाने की गुजारिश की, जिसे प्रियंका गांधी मना नहीं कर सकी। प्रियंका जब वापस लौटी तो वहां मौजूद पुजारी भी प्रियंका के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने इसके लिए बाकायदा अपना मोबाइल भी निकाला। मंदिर के पुजारी प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के दौरान उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे थे। इस बीच उन्होंने एक ऐसा आशीर्वाद प्रियंका गांधी को दिया जिसे सुन वो चौंक गई। क्या है वो आशीर्वाद, सुनिए। आशीर्वाद बाबा महाकाल, बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल, हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। सुना आपने, मंदिर के पुजारी प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहा है, जिसे सुन प्रियंका गांधी भी हंस पड़ी। एबीपी न्यूज ने जब प्रधानमंत्री बनने के आशीर्वाद पर प्रियंका से सवाल किया तो वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। मैम, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद बाबा जी ने दे दिया। फिलहाल प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने का यहाँ बाबा जी ने दे दिया आशीर्वाद। कामाख्या मंदिर जब पहुंची है प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी एबीपी न्यूज ने प्रियंका को मिले प्रधानमंत्री बनने वाले आशीर्वाद पर सवाल किया, तो सुनिए बघेल ने क्या कहा। बाबा जी ने प्रियंका गांधी को भी आसाम में जीत का आशीर्वाद दे दिया है मंदिर पहुंची है तो। जी, निश्चित रूप से बाबा जी का आशीर्वाद मिला है तो फलीभूत होगा। इस सबके बीच में प्रियंका गांधी ने पूरा आशीर्वाद भी लिया है, वहाँ चढ़ावा भी दिया और बाबा जी ने तो बाकायदा एक वीडियो भी बनवा लिया है प्रियंका गांधी। बहुत अच्छी बात है।
साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। और उन्होंने एक आशीर्वाद तो ये भी दे दिया है कि देश की प्रधानमंत्री बनेंगी प्रियंका गांधी। अब उनका आशीर्वाद है, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। वैसे लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है। प्रियंका के सामने असल चुनौती असम है, जहां कांग्रेस 10 साल का सियासी सूखा झेल रही है। अब देखना यह है कि प्रियंका जो स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख भी हैं, वो कांग्रेस को इस बार जीत का स्वाद चखा पाती हैं या नहीं। असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश इस बार सूबे में कांग्रेस के 10 साल के सियासी वनवास को खत्म कर देने की है। प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा चुनौती असम में धार्मिक ध्रुवीकरण के मोर्चे पर मिलने वाली है। बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे कर चुनावी मैदान में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। हिमंता हिंदुत्व का दाव खुलकर खेल रहा है और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बताने में जुटे हैं। ऐसे में प्रियंका ने पहले ही दिन मंदिर कार्ड खेल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे प्रियंका को पॉलिटिकल प्रसाद मिलेगा और वो जीत में बदलेगा, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 29 सीटें ही वो जीत सकी थी। बीजेपी ने 93 में से 60 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। प्रियंका गांधी की कोशिश इसी खोई हुई जो सत्ता है उसे वापस पाने की है। धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी मैं आपके जवाब दूंगी। प्रियंका गांधी यहाँ किसी भी सियासी सवाल का जवाब देने से बच रही है। कह रही है कि वो मां कामाख्या के मंदिर केवल पूजा के लिए आई है, लेकिन पूजा और पॉलिटिक्स का नाता किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका को इसका फायदा मिलेगा? क्या मां कामाख्या के मंदिर से उन्हें हिंदू वोट का प्रसाद मिलेगा? क्योंकि असम का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर हिंदू मुस्लिम वाला दांव खेल रहे हैं। वो लगातार अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कह रहा है। कांग्रेस को मुस्लिम परस्त साबित करने में जुटे हुए हैं, जिसकी काट प्रियंका ने अपने दौरे की शुरुआत में ही मंदिर में पूजा करके निकालने की कोशिश की है। ये जब उन्होंने दौरा शुरू किया है तो वो मंदिर पहुंची हैं, और अगर हम जो आसाम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो एक हिंदू मुसलमान वाले जो बयानबाजी रही है वो भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको भी जवाब देने की कोशिश है। पार्टी छोड़ रहे नेताओं के अलावा परिसीमन भी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। असम में करीब 4.5 दशक के बाद सीटों का परिसीमन हुआ, जिससे सियासी सीन ही पूरी तरह से बदल गया है। सूबे में विधानसभा की कुल 126 सीटें अभी भी हैं, लेकिन नए परिसीमन से मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव हो गए हैं। असम में मुस्लिम बाहुल सीटें अभी तक 35 से 36 हुआ करती थी। परिसीमन के बाद सिर्फ 22 सीटें रह गई हैं। एससी रिजर्व सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गई हैं, तो एसटी 16 सीट से बढ़कर 19 हो गई है। 2021 के चुनाव में 31 मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे, जो अब नए परिसीमन के बाद 2 दर्जन ही रह जाएंगे। इन सीटों पर कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है, मतलब परिसीमन का सीधा असर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। असम में हिंदू बाहुल सीटें 10 बढ़ गई हैं। कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो मुस्लिम बाहुल सीटों के साथ साथ दूसरी अन्य सीटों पर भी जीत दर्ज करनी होगी। ये तभी हो सकता है जब हिंदू वोटर कांग्रेस की तरफ झुके। माना जा रहा है कि इन हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए प्रियंका गांधी ने यह मंदिर वाला दांव चला है, जो कितना कामयाब होता है ये देखना होगा। हमारी तीसरी खबर के केंद्र में भी एक मंदिर है। वृंदावन का ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर इन दिनों जंग का अखाड़ा बना हुआ है। मामला सदियों पुरानी एक परंपरा के टूटने से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर गोस्वामी समाज और हाई पावर्ड कमेटी आमने सामने आ गई है। हाई पावर्ड कमेटी चाहती है ठाकुर जी को भक्तों के दर्शन के लिए जगमोहन यानी बाहरी चबूतरे पर विराजमान किया जाए, लेकिन गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहा है। बुधवार को मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि मंदिर के गर्भगृह पर ताला तक लगा दिया गया। इन सलाखों के उस पार करोड़ों भक्तों के भगवान ठाकुर जी हैं, और इस पार है वो भक्त जो ठाकुर जी को इन सलाखों से आजाद कराना चाहते हैं। तस्वीर वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की है। इस विवाद के पीछे बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी का वो फैसला है, जिसमें ठाकुर जी को जगमोहन पर यानी कि चबूतरे पर विराजमान करने की बात कही गई। इसको लेकर गोस्वामी समाज ने विरोध कर दिया। कल विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि गर्भगृह पर ताला लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि गोस्वामी समाज भी जगमोहन को लेकर 2 धड़ों में बटा है। राजभोग यानी सुबह की पूजा कराने वाले इस पक्ष में है कि ठाकुर जी को जगमोहन पर विराजमान किया जाए।
बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर्ड कमेटी को बनने के बाद अब फिर से विवाद शुरू हो चुका है। इस बार विवाद ये शुरू हुआ कि तय समय से पहले ठाकुर जी को जगमोहन के ऊपर किस तरह से विराजित कर दिया गया। मेरा दर्शनों को लेकर कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यवधान खड़ा हो गया है मेरे आगे। ये सब बांध दिया गया है, ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है। मैं आधे घंटे के अंदर दर्शन खोल दूंगा, मुझे कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? लेकिन शयन भोग यानी शाम की पूजा करने वाले इसके पक्ष में नहीं। इनका साफ कहना है कि इससे सदियों पुरानी परंपरा टूट गई है। ठाकुर जी को जगमोहन पर विराजमान करने के लिए पहले से तिथियां तय हैं, जिसका पालन किया जाना चाहिए। और समझ नहीं आता इनकी मानसिक स्थिति को क्या हो गया है। ये ठाकुर जी के संग ही खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। कम से कम ये बाहर ला रहे हैं, क्यों लाने की इनकी चेष्टा है? आज हठधर्मिता देखिए आपके ठाकुर जी के गर्भगृह के सामने ताला लगा दिया गया है और एक फटे टूटे तखत पे लक्ष्मीपति को विराजमान कर दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है, जिसने विराजमान किया वो बिहारी जी महाराज के सेवायत गोस्वामी हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके ही हठधर्मिता को मानते हुए ये सब कृत्य किया जा रहा है। बुधवार सुबह ठाकुर जी को इसी लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया था, जबकि परंपरा रजत सिंहासन की है, जिस पर विरोध जताते हुए शयन भोग पक्ष के लोगों ने सवाल उठाया। अगर लकड़ी का ये चबूतरा टूट जाता है, ठाकुर जी गिर जाते हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? दीमक लग रही है, गल रहे हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो गया और ठाकुर जी के श्रीअंग में कोई दिक्कत आ गई तो जिम्मेदार कौन होगा? हाई पावर कमेटी जिम्मेदार होगी इस बात की। बुधवार को ही जब शाम की पूजा की बारी आई तो शयन भोग पक्ष ने ठाकुर जी को जगमोहन पर विराजमान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाई पावर कमेटी ने गर्भगृह पर ताला जड़ दिया, जिसका गोस्वामी समाज के साथ साथ लोगों ने भी विरोध किया। शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण के तेज शिखा में ही होता है। शिखा को आप खींच रहे हैं, ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं, वेद का तेज शिखा में होता है। वेदों के छेड़ना, आप पूरी सृष्टि को छेड़ रहे हैं। अब जो भी किया जा रहा हो, लेकिन कम से कम जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके खड़े तो हो रहे हैं कि हाँ ये सही नहीं हुआ। इतना तो कम से कम हिम्मत दिखा रहे हैं वो। ये जो हठधर्मी है ये कहाँ है इस बारे में सजग हो रहा है? ये तो अपनी हठधर्मिता पर ही कायम है। पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता का धर्मपथ, ये नाम आज हमने इसलिए दिया है क्योंकि सरकार बनाने का रास्ता इसी धर्म से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बने हुए हैं हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले महीने मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद के बाद से शंकराचार्य ने सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और सीएम योगी भी शंकराचार्य के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। योगी वर्सेस शंकराचार्य के इस एपिसोड में समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासी रोटी सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अलग अलग मौकों पर अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ खड़े दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी को यह सूट भी करता है, लेकिन इस पूरे विवाद में कल एक ट्विस्ट आ गया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य के बटुकों के साथ हुए बर्ताव को न सिर्फ महापाप कहा बल्कि कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। आज शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो कहा कि ऐसा लगता है कि वोटरों का दबाव है, इसलिए पाठक जी एक्शन में दिख रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी में 2027 की सत्ता के लिए धर्मपथ पर धीरे धीरे सब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है। विप्र प्रसादात मम राम नामम, जिस राम नाम को लेके आदमी तरता है वो विप्र की ही कृपा थी, ये ब्राह्मण की ही कृपा थी कि भगवान राम जी का नाम राम पड़ा।
ये विप्र समाज जो है, ये विप्र अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया। शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण के तेज शिखा में ही होता है। जो आपने अभी अभी देखा और सुना वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में धर्म की हुंकार और अपमान के मुद्दे पर बुलंद होती आवाज का बस एक छोटा सा ट्रेलर भर है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। इस समाज को जगाने वाला, इस समाज को बनाने वाला एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो पूरी सृष्टि उथल पुथल जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, यूपी का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि कैसे 1 महीने के भीतर हिंदू धर्म को साधने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ही विचारधारा में 2 फाड़ दिखाई देने लगी है। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। आपने जो सुना वो सिर्फ 2 बयान भर नहीं है, बल्कि इन बयानों में उत्तर प्रदेश की धर्म वाली सियासत का पूरा सार छिपा है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत है, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और देश के बड़े हिंदूवादी नेता की पहचान रखते हैं। उन्हीं योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर शंकराचार्य बार बार हमले कर रहे हैं। धीरे 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 एक एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था, गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। और अब लखनऊ से आई बिल्कुल ताजा तस्वीर देखिए, जब शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ हुए बर्ताव और संगम में स्नान न कर पाने के लिए सीएम योगी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे थे, उसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों के सम्मान में मोर्चा बुलंद कर दिया। बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौनी अमावस्या के दिन बटुकों के साथ बर्ताव को अपराध करार दिया और अगले दिन यानी गुरुवार को उनके आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया गया। आपने भी 2 शब्द बोल करके समाज में एक जो रोष था या समाज में अलगाववाद था, लग रहा था कि ये जो सनातन परंपरा का अपमान हुआ है उसके लिए 2 शब्द बोला है, तो इससे एक ऐसा अच्छा मैसेज गया, समाज को अच्छा मैसेज मिला। हमारे डिप्टी सीएम साहब ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने धन्यवाद करने के लिए उनको आए थे। यूपी की राजनीति में फिलहाल बटुक, ब्राह्मण, शिखा और हिंदू जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। शिखा का जो महासनातन में है वो शिखा, सनातन की पहचान ही शिखा से है, सनातन की पहचान शिखा से है। कोई भी व्यक्ति जा रहा होगा, अगर जो चोटी होगी तो यही होगा कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, सनातनी है, तो सनातन ही शिखा की धरोहर है। आज जैसे हम सब लोगों के गुरु भाई लोगों की शिखा पकड़ के खींच के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई की जाए और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना मेरा ये है कि हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे गुरु भाई की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। सुना आपने कैसे ब्रजेश पाठक को बटुकों का सम्मान करने के लिए झोली भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है और यूपी की राजनीति में योगी के स्टैंड से अलग डिप्टी सीएम का ये दांव समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी पार्टियों को चुभ रहा है। पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरी घटना का विवरण दिया था और कालनेमी शब्द का प्रयोग करके कहा था। उस वक़्त डिप्टी सीएम साहब या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज मुखर हो रहे हैं वो शांत क्यों थे? उस वक़्त विरोध क्यों नहीं किया था? और आज 1 महीने बाद ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये स्वांग रचा जा रहा है। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है ये समझ नहीं रहे हैं कि आप तो तीर तरकश से निकल चुका है। अब समझिए कि शंकराचार्य के मुद्दे पर एक ट्विस्ट और टर्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की तैयारी शंकराचार्य के जरिए हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की है और बीजेपी के रणनीतिकारी अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हिंदू वोट टूटा तो फिर सत्ता की हैट्रिक आसान नहीं रहने वाली है। कि इसी रणनीति के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया था ताकि वो शंकराचार्य विवाद में डैमेज कंट्रोल कर सके। उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की कोशिशों को कामयाबी नहीं मिली तो घटनाक्रम के पूरे 1 महीने बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगे किया गया। सभी का लेखा जोखा रखा जा रहा है, समय होता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देखते रहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। अब माना यह जा रहा है कि ब्रजेश पाठक उसी रणनीति के तहत शंकराचार्य के पक्ष में बयान दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से यह विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि पार्टी खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी रक्षक बताती रही है और यह विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट बैंक की लड़ाई और तेज हो रही है। जिस तरह मुस्लिम वोटों के बंटवारे से समाजवादी पार्टी को नुकसान का डर रहता है, उसी तरह हिंदू वोटों में किसी भी तरह की नाराजगी या बिखराव बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकता है। ये टकराव आगे बढ़ता है और संत समाज खुलकर विरोध करता है तो इसका असर केवल योगी सरकार ही नहीं बल्कि पूरी देश में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति और उसके मुख्य वोट बैंक पर पड़ सकता है। यही वजह है कि योगी वर्सेस शंकराचार्य के बीच ये टकराव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सीधे सीधे सत्ता, छवि और वोट बैंक की लड़ाई बन चुका है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। वो कह रहे थे सपा वालों को कि अगर वो शंकराचार्य थे तो तुमने क्यों लाठी चलाई थी? सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। हम कब से शंकराचार्य 2015 में जैसे वो मुख्यमंत्री नहीं थे उसी तरह से हम शंकराचार्य नहीं थे। और जब वो माफी मांगने आए अपने भूल का पश्चाताप करते हुए, तभी हम शंकराचार्य नहीं थे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले 1 महीने में जितनी बार भी मीडिया के सामने आए हैं उन्होंने हर बार योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। कोई मुख्यमंत्री शंकराचार्य का निर्माण नहीं करता है। जो शंकराचार्य होता है वो शंकराचार्य होता है और शंकराचार्य को मर्यादा सिखाने का काम किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। शंकराचार्य स्वयं में मर्यादित होता है। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में तो हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जाने कब से कुचक्र चल रहे हैं। पहले ये कुचक्र विदेशियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा किए जाते थे। अब ये उन लोगों के द्वारा किए जाने लग गए जो अपने आप को हिंदू कह करके प्रदर्शित कर रहे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। शायद मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? खास बात यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंदुत्व की पिच पर आकर योगी को ललकार रहे हैं। अब हुआ ये कि शंकराचार्य विवाद के बाद यूपी की चुनावी पिच पर पॉलिटिक्स की पिक्चर ही बदल गई है।
सीएम योगी, जो बीजेपी में हिंदुत्व का चेहरा है, देश में भगवा राजनीति का पर्याय बन चुके हैं, उन पर जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य ने ही सवाल किया तो अखिलेश यादव सीन में आ गए। शंकराचार्य के चेहरे को आगे रखकर अखिलेश यादव ने पिछले 1 महीने के भीतर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर बार उनका जिक्र जरूर किया। जहाँ गिरवा वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? और हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं, बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य के खिलाफ कुछ बोलते हैं? दरअसल अखिलेश को शंकराचार्य एपिसोड से इस बात की उम्मीद है कि हिंदू वोट बैंक को तोड़ने में वो उनकी मदद करेंगे, या यूं कह लीजिए कि शंकराचार्य के सहारे अखिलेश सत्ता की सीढ़ी तैयार करना चाहते हैं। वैसे अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए के बैनर तले हिंदुत्व की राजनीति कैसे कर रहे हैं वो भी समझिए। शंकराचार्य पर लाठीचार्ज के जो आरोप लगे थे उस पर अखिलेश माफी मांग चुके हैं। सैफई में केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिरों में पूजा पाठ की तस्वीरें भी वायरल करवा रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बीजेपी के वोटर बन चुके हैं। 4 चुनावों का सियासी इतिहास यही कहता है कि ब्राह्मण जिस तरफ जाता है यूपी में उसकी सरकार बनती है। 2007 में ब्राह्मणों ने बहनजी यानी बीएसपी की सरकार बनवाने में भूमिका निभाई। तब 41 ब्राह्मण बीएसपी से जीते थे। 2012 में ब्राह्मणों की एकजुटता से समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली थी और तब 21 ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के जीते थे। 2017 और 2022 में ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए तो देखिए कैसे बीजेपी यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठी है। 46 ब्राह्मण दोनों चुनाव में बीजेपी से जीतकर विधायक बने। उत्तर प्रदेश में 8% ब्राह्मण समाज की आबादी है और यूपी के 75 जिलों में से 31 में ब्राह्मण प्रभावी भूमिका में है। प्रदेश की तमाम पार्टियों को चिंता इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से स्विंग वोट बैंक रहा है और चुनाव का रुख भी तय करता रहा है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। देश जानता है कि हिंदुत्व बीजेपी की पिच है और साल 2022 में इसी पिच पर बल्लेबाजी करके योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। ये वो वक्त था जब हिंदुत्व की आंधी चली थी और बीजेपी की जीत रिपीट हुई थी और ये कमाल उत्तर प्रदेश में सालों बाद हुआ था। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और इसके जरिए अखिलेश ने हिंदू वोट बैंक को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने भी इसके बाद अपनी पॉलिटिक्स शिफ्ट कर दी है और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का शोर भी तेज हो गया। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने भी इसके बाद अपनी पॉलिटिक्स शिफ्ट कर दी है और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का शोर भी तेज हो गया। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। लेकिन अब अखिलेश यादव 2024 वाले फॉर्मूले का दायरा और बढ़ाना चाहते हैं और इसी कड़ी में वो ठाकुरवाद के बहाने योगी आदित्यनाथ को घेरते और ब्राह्मण वोटरों पर डोरे भी डालते हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें?
साफ है कि योगी बनाम शंकराचार्य की लड़ाई हिंदुत्व की लड़ाई बनाई जा रही है। कौन बड़ा हिंदूवादी है, इसका नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे माहौल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी दौरे पर हैं। इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले गोरखपुर और फिर लखनऊ में हिंदू एकता पर जोर दिया। दरअसल मोहन भागवत की कोशिश यह है कि आने वाले दिनों में हिंदू एकता बनी रहे और संघ इसके केंद्र में रहे। बुधवार की देर रात मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद गुरुवार की सुबह केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी अलग अलग मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे रविवार को मोहन भागवत ने गोरखपुर में कहा था, हम अपनी जाति की चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि हम एक बड़े समाज के लोग हैं। हिंदू समाज में पूर्ण स्वतंत्रता है, हम हिंदू समाज के अंग हैं। इस दृष्टि से क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। साथ ही अपनी जाति समाज की बैठक में भी विचार करें कि ब्लॉक स्तर पर हम हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ तक के दौरे का सार यही भागवत संदेश है, क्योंकि बीजेपी और संघ दोनों को पता है कि हिंदुत्व में सेंध का मतलब कितना भारी हो सकता है। 2022 में जब हिंदुत्व की लहर थी तब अखिलेश को कुर्मी कोयरी के 23% वोट मिले थे, जबकि 2024 में जब अखिलेश ने उसमें सेंध लगा दी तो आंकड़ा 34% तक पहुंच गया। 2022 में अन्य ओबीसी का वोट अखिलेश को महज 25% मिला था, लेकिन 2024 में इस वर्ग के 34% वोट इंडिया गठबंधन को मिले। दलितों में गैर जाट वोट 2022 में अखिलेश को महज 23% मिला था, जो 2024 में 56% पर पहुंच गया था। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर इस पर डील नहीं हुई तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। 10 दिन में ईरान को लेकर फैसले की बात भी ट्रंप की ओर से कही गई है। इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।